अब हम समझते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव या उसका फैलाव भारत के विभिन्न हिस्सों में किस तरह से फैला, उसकी कुछ झलकियां, इसका क्वेश्चन भी आता है कि विभिन्न जो भाग थे, भारत के विभिन्न हिस्से थे, वहां पर असहयोग आंदोलन किस रूप में फैला। तो शुरुआत करते हैं हम गुजरात से। तो गुजरात के अंदर खेड़ा, गुजरात में पाटीदार जो किसान थे, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने बड़े लगान व करों के खिलाफ मोर्चा खोला। मोर्चा खोला मतलब उसका विरोध किया। सबसे पहला जो झलक वो देखने को मिली खेड़ा के अंदर। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। खेड़ा के बाद में बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और जो भीतरी प्रदेश थे, इलाके थे, तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। चूंकि गांधी जी शराबबंदी के भी खिलाफ थे, शराब की दुकानों को घेरा गया या घेराबंदी की गई। उनको कहा गया कि भाई इन्हें बंद कर दीजिए, जो शराब वगैरह यहां नहीं चलेगी। तो देखिए ये आंदोलन के विभिन्न रूप थे। लगान के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ, नशाबंदी के समर्थन में, नशा के खिलाफ जिसको हम कह सकते हैं। जो गुंटूर है, आंध्र प्रदेश है, वहां के आदिवासियों ने क्या किया देखिए। गुंटूर है आंध्र प्रदेश का इलाका। तो गुंटूर के किसानों व आदिवासियों ने एक तो अंग्रेजों के जो वन कानून थे, याद रखना, वन कानूनों व जो चराई शुल्क उन्होंने लगाया था, पशुओं के चढ़ने पर भी टैक्स था, चराई शुल्क के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने भी विरोध किया। किसके खिलाफ? देखिए कितना असर हो रहा था। जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति थे, वो खुलकर के आगे आने लगे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आने लगे थे। देखिए 3 बिंदु मैंने बताए। सबसे पहले खेड़ा गुजरात की बात की, वहां पे बढ़े हुए लगान और करों के खिलाफ जो पाटीदार किसान थे वो आगे आए। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो भीतरी इलाके थे, वहां पर शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई, घेरा डाला गया, विरोध किया गया। गुंटूर आंध्र प्रदेश में किसान और आदिवासी, देखिए एक समुदाय, हर समुदाय आगे आ रहा था। वन कानूनों के खिलाफ और जो चराई शुल्क था उसके खिलाफ उन्होंने कहा भाई जंगल तो हमारी संपत्ति है, इसके ऊपर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये चीजें थी। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हो रहा था। सिंध जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंध के जो मुस्लिम व्यापारी थे उन्होंने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सिंध जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंध के मुस्लिम व्यापारियों ने बढ़ाए गए टैक्स के खिलाफ, बढ़ाए गए टैक्स का विरोध किया। तो सिंध तक ये बात चली गई थी। सिंध पाकिस्तान मतलब भारत के जो उत्तर पश्चिम इलाके है, वहां पर भी जो ये असहयोग आंदोलन का एक रूप हमें देखने को मिला था। बंगाल में स्वदेशी अपनाने, बंगाल जहां से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो बंगाल में स्वदेशी अपनाने व विदेशी बहिष्कार जोर पकड़ने लगा। वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर यह आंदोलन चला। तो असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन दोनों मिल गए वहां पर। उसके बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सिखों ने अपने गुरुद्वारों में जो भ्रष्ट महंत थे उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। तो बात नैतिकता तक पहुंच गई। सिखों ने जो भ्रष्ट महंत थे, जो गुरुद्वारों में बैठे हुए थे, भ्रष्ट महंतों के खिलाफ आंदोलन चलाया। हम पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन किन किन रूपों में दिखाई दिया हमें भारत के
विभिन्न भागों में, हम एक एक भाग को पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम चलते हैं सीधा असम के अंदर। असम में चाय बागान में जो काम करते थे, असम के चाय बागान मजदूरों ने तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें सम्मानजनक जीवन जीना है। तनख्वाह बढ़ाने की मांग की। वह गांधी महाराज की जय के नारे लगे, याद रखना, गांधी महाराज की जय के नारे लगे। तो ये 7 बिंदु है, गुजरात से लगा करके असम तक, इधर आपके सिंध से लगा करके इधर आंध्र प्रदेश तक, पूरा भारत जो है वो असहयोग आंदोलन के अंदर अपने आप को आगे कर रहा था। ये देखिए, सिंध मुसलमान व्यापारी, बंगाल स्वदेशी और विदेशी, स्वदेशी अपनाना विदेशी बहिष्कार, सिख भ्रष्ट मेहनतों के खिलाफ, असम के चाय बागान के जो मजदूर थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और खुद की तनख्वाह, क्योंकि ज्यादातर चाय बागान उस समय अंग्रेजों के थे। यह है असहयोग आंदोलन का प्रभाव या फैलाव। एक अभ्यास का प्रश्न भी है, इसको आप कर सकते हैं, 7 बिंदु आराम से आप लिख सकते हैं। लिखिए इसको, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद में अब हम 1922 से 29 की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं जो आपकी सिलेबस में दी है। 8th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। 1922 के 29 की जो घटना है उसमें सबसे पहली जो घटना है वो है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड क्या था, इसको हम समझेंगे। देखो बेटा, असहयोग आंदोलन चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, काफी जन समर्थन भी मिल रहा था और गांधी जी की शर्त थी कि ये अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, याद रखना, चोरी चोरा कांड क्या था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, याद रखना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा गांव में, के चोरी चोरा गांव में 5 फरवरी 1922, ये तारीख आपको याद रखना है। 5 फरवरी 1922 को भीड़ ने बेकाबू होकर पुलिस थाने को आग लगा दी। पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिंदा जल गए या मारे गए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये चोरी चोरा कांड ये कहलाता है 5 फरवरी 1922। याद रखना, गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। 5 तारीख को यह घटना होती है और 12 फरवरी 1922 को, याद रखना, 12 फरवरी 1922 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है बारडोली में, गुजरात में। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है बारडोली गुजरात के अंदर है। बारडोली विशेष अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षता कौन कर रहे थे बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अध्यक्षता कर रहे थे। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के बारडोली में विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है या वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि मुझे हिंसा मंजूर नहीं है और हिंसात्मक तरीकों में मैं विश्वास नहीं करता हूं। सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने कहा कि बापू, इस समय जब पूरा भारत का जो उत्साह है वो चरम सीमा पर है, इस समय आपका असहयोग आंदोलन वापस लेना हमारी समझ से परे है। लेकिन फिर भी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया।
इतना आपको समझना है इसके अंदर। देखिए बेटा, चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 होता क्या है, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है, वहां पर एक गांव है चोरी चोरा। वहां पर भीड़ ने 1922 में 5 फरवरी को पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 लोग जिंदा जल गए। 22 याद रखना है। फिर 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस का बारडोली में विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते हैं और इसके अंदर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो ये है चोरी चोरा कांड, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ नए संगठन थे, जैसे कि स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन मैं यहां लिख देता हूं, स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी, इसका गठन करने वाले थे मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु का टाइटल दिया हुआ था, इसलिए हम कहीं कहीं पढ़ते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास या सीआर दास, याद रखना। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? चित्तरंजन दास को। और देश रत्न किसको कहा गया? याद रखना, देश रत्न भारत के पहले राष्ट्रपति को कहा गया है। आगे चलिए। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने स्थापित किया। इन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो हमें सरकार से बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इनका कहना था कि चुनाव परिषद में हिस्सा लेकर के चुनाव परिषदों में हिस्सा लेकर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेकर। परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेकर सरकार का विरोध किया जाए। मतलब हम चुनाव लड़े परिषदों का, वहां जाए और फिर सरकार से सवाल जवाब करें, तब बात बने। तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना की थी, याद रखना। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी का गठन। तो ये हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिया है। इसके पहले हमने पढ़ा स्वराज पार्टी गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते थे, देश रत्न के नाम से मैंने यहां नाम नहीं लिखा, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने केवल इतना ही बताया था कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, और ये जो देश बंधु है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी के बारे में आपको इतना ही पता रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना है। इसके बाद में 1930 के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें भी यही था कि सरकार के साथ सहयोग नहीं करना है, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं, इसलिए मैं यहां पर आपको इसके अंदर ज्यादा नहीं बताऊंगा। हम लोग सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा। तो गांधी जी द्वारा 2 बड़े आंदोलन देखिए अभी आ गए हैं। 1920 में तो था आपके असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। हम क्रम से चल रहे हैं। इसके बीच में 2 संस्थाओं के नाम दिए आपके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आप आरएसएस भी कहते हैं, और एक नाम दिया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। इसी समय इन दोनों संगठनों का स्थापना काल था 1922 से 30 के बीच में, इसलिए इन दोनों का नाम दिया। उसमें पता किया है कि आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे पता कीजिए कि ये कब स्थापित हुए थे।
तो उसमें देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी सितंबर 1925 में, 27 सितंबर, लेकिन अभी डेट आप इतना मत उलझिए। ये हुई थी सितंबर 1925 और स्वराज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हुई थी दिसंबर 1925। तो दोनों ही जो है 1925 के अंदर स्थापित संगठन है। उसमें बताया गया है कि अपने शिक्षक की सहायता से इसका स्थापना कब हुई पता कीजिए। तो दोनों के नाम और दोनों का आपको पता रखना है। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या क्या देखा। इंपॉर्टेंट चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड से फिर असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने और शुरू किया 1930 में। उसके पहले स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1 जनवरी 1923 को, ये जरूर याद रखें आप। मोतीलाल नेहरू और CR दास, देश बंधु चित्तरंजन दास, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 2 संगठन, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों आपको पता रखने हैं। लिखिए इसको, इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब टॉपिक वही रहेगा 1922 से 1929 के बीच की घटनाएं।